नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चावल की स्वदेशी किस्मों को कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जा रहा है बढ़ावा। 10,000 से अधिक किसानों के खेतों में 574 देसी किस्मों का किया गया प्रचार और परीक्षण। 300 चयनित चावल किस्मों का पोषण, प्रोफाइलिंग, बाजार लिंकेज किया गया। इस परियोजना के माध्यम से किसानों की बेहतरी का प्रयास। ICAR द्वारा 105 किलोवाट क्षमता की कृषि वोल्टेज प्रणाली की गई विकसित। कुसुम योजना के तहत कृषि वोल्टेज प्रणाली की स्थापना का है प्रावधान। एक ही भूमि के एक साथ बिजली उत्पादन पर जोर। नकदी फसलों के बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। फरवरी 2021 तक घरेलू चीनी मिलों द्वारा 222 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन। घरेलू खपत के मुकाबले 310 लाख मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन होने का है अनुमान। चीनी मिलों द्वारा अतिरिक्त चीनी निकालने के प्रोत्साहन के लिए इथेनॉल की पारिश्रमिक कीमत की गई तय। और जल जीवन मिशन के तहत 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिया गया नल के पानी का कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ से अधिक परिवारों को निश्चित नल के पानी का मिला कनेक्शन। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद पेयजल आपूर्तिकारी से प्रतिदिन लगभग 1 लाख कनेक्शन देना जारी। और किसान समाचार में हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम शुरू कर चुकी है। किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने के साथ साथ उनकी फसलों को उचित बाजार मुहैया कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने के लिए उनकी फसलों का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग एक बड़े कारोबारी संभावना के तौर पर उभरा है। प्रोसेसिंग के जरिए न केवल खेती बाड़ी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसको निर्यात के लिए खोलने पर आमदनी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम शुरू कर चुकी है। किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने के साथ साथ उनकी फसलों को उचित बाजार मुहैया कराना भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने के लिए उनकी फसलों का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग एक बड़े कारोबारी संभावना के तौर पर उभरी है। प्रोसेसिंग के जरिए न केवल खेतीबाड़ी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसको निर्यात के लिए खोलने पर आमदनी और रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। किसानों को प्रोसेसिंग में मदद करने और उनके लिए लागत कम करने में स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हैं। किसानों के लिए आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी बड़ी मदद कर सकता है। आज लोगों में स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, जो हेल्दी बदलाव हो रहा है, उसमें भी स्टार्टअप के लिए नए अवसर बन रहे हैं। एक तरह से आज अगर कोई एवरग्रीन सेक्टर है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। भारत में इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए देश ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड भी बनाया। इससे हमारे स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आज स्टार्टअप किसानों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फार्म से टेबल तक खाद्य उत्पाद और आसानी से बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंचे, इसमें भी स्टार्टअप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग अर्थव्यवस्था आम जनता के लिए कितनी अहमियत रखती है। देश के कुल फूड मार्केट में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 32% है। भारत में कुल खाद्य उत्पाद का 10% ही प्रोसेस किया जाता है। भारत के कुल निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13% है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए देश में पीएम किसान संपदा योजना के तहत देश में मेगा फूड पार्क बनाने की योजना जारी है। 30 महीनों में मेगा फूड पार्क को बनाकर चलाना होगा। सरकार देगी 50 से 75% तक का वित्तीय अनुदान। 2025 से 2026 तक भारत के फूड प्रोसेसिंग का बाजार $535 बिलियन का होने की उम्मीद है।
भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में फूड प्रोसेसिंग के लिए भी 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन के दायरे को टमाटर, आलू और प्याज से बढ़ाकर 22 फसलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही किसानों की मदद करने के लिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विदेशी तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक रूप से 100% FDI को मंजूरी दी गई है। 2019-20 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में $905 मिलियन का FDI आया। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में मार्च 2020 से लेकर अब तक प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में 27% की बढ़ोतरी हुई। भारत में भी इस सेक्टर में काफी बढ़ोतरी हुई और ये ट्रेंड आगे और भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। एग्री इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ के निवेश के साथ साथ इस बजट में एग्री इंफ्रा सेस का इस्तेमाल भी फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक स्टार्टअप्स को काफी मदद पहुंचाएगा। और चावल की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें जारी हैं। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि कैसे इसे लेकर योजना बनाई गई है। चावल की स्वदेशी किस्मों को कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। 10,000 से अधिक किसानों के खेतों में 574 देसी किस्मों का प्रचार और परीक्षण किया गया। एक परियोजना के माध्यम से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, KVK और NGO को शामिल किया गया। 300 चयनित चावल किस्मों का पोषण, प्रोफाइलिंग, बाजार लिंकेज और किसानों को बेहतर कीमत के लिए किया गया। इन देशी किस्मों के बीजों की पहुंच के लिए सामुदायिक बीज बैंक सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए गए, जिसमें देश के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में KVK और स्वयं सहायता समूह इसमें शामिल हैं। 26 सामुदायिक बीज बैंक 4,000 मूल भूमि और किसानों की किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं। चावल सहित विभिन्न खाद्य फसलों को मजबूत और स्थापित किया गया। साथ ही स्वदेशी चावल किस्मों का संरक्षण और संवर्धन के लिए जीनोम स्वाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चावल की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देना है इसका मकसद। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 193 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल की किस्मों को बढ़ावा दिया गया। पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करना इसका लक्ष्य है। चावल की 5 किस्मों को बीज श्रृंखला में किसानों द्वारा खेती की जा रही है। चावल में GI के लिए कोई प्रमाणन नहीं है। ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा 105 किलोवाट क्षमता की कृषि वोल्टेज प्रणाली विकसित की गई। ये तकनीक एक ही भूमि के एक साथ बिजली उत्पादन और नकदी फसलों के बढ़ने से किसानों की आय बढ़ा सकती है। कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसानों के खेतों में 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले कृषि वोल्टेज प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है। इसके अलावा नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न सौर PV कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रबंधित देश में 13 परिचालन कृषि वोल्टाइक प्रणालियों को भी संलग्न किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। लेह लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में कल रात से हुई बर्फबारी के बाद मौसम और सुहावना हो गया, लेकिन साथ ही ठंडक भी बढ़ गई है। हालांकि मौसम में बदलाव का विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल लेह में कम हिमपात हुआ है। दरअसल इस इलाके में ज्यादातर किसान कृषि के लिए बर्फ में नमी पर निर्भर करते हैं। लद्दाख में खेती का मौसम मार्च और अप्रैल में शुरू होता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्फूर्ति क्लस्टर के कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में गांव में उद्योगों को बढ़ाने के लिए मंथन होगा। दिल्ली का अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने स्फूर्ति क्लस्टर के कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्फूर्ति के कार्यों को तकनीक से जोड़ें और डिजिटलाइज करें। हर गांव में खादी ग्रामोद्योग का सेंटर बने, देश में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही निर्यात को बढ़ाने का भी लक्ष्य हो। डिजिटल एप्लीकेशन मांगी जाए, बैंक एप्लीकेशन की निगरानी रखी जाए। 3 महीने में आवेदक लाभार्थी को योजना का लाभ मिलना शुरू हो। एक ही समय सब जगह डिजिटलाइज एप्लीकेशन मांग लो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर के पास मांग रही है, आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफ MSME उसके पास मांग रहे हैं,
या स्टेट में कहीं करना है और कई सेंटर, एक ही जगह तीनों जगह वो एप्लीकेशन करे और उसके साथ कंडीशन होगी कि इतने इतने कागज के साथ ही वो अप्लाई करे, तब वो कंप्लीट एप्लीकेशन समझी जाएगी। तो एक समय उसका प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी होगा और सेंट्रल लेवल पे होगा। 1 महीने के अंदर प्रोसेसिंग करके अगर आपने ऊपर नहीं भेजा तो डीम टू अप्रूवल। उन्होंने कहा कि गांव में गरीबी के निवारण के लिए रोजगार का सृजन करना है। 11 करोड़ जॉब इस समय MSME के जरिए दिए गए हैं। गांव के विकास के लिए स्फूर्ति ने काम किया है। ये हमारा टर्नओवर जो विलेज इंडस्ट्री का और खादी ग्राम उद्योग का मिलकर 88,000 करोड़ है, वो 5 लाख करोड़ करना है। अब 5 लाख करोड़ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को इनकम देने के लिए कर रहा हूं। जब 88 लाख करोड़ अगर जब टर्नओवर होगा तो अगर हमने समझ लीजिए कि उसके कारण हमने 3 करोड़ लोगों को जॉब दिया है, तो जब 5 लाख करोड़ होगा तो कम से कम 10 से 12 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हमें देश में रोजगार क्रिएट करने के लिए लोगों को इनकरेज करना है। गौरतलब है कि इस योजना का मकसद सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों के विकास के लिए खासकर 115 महत्वाकांक्षी जिलों के गांवों के जीवन को बदलने के लिए लक्षित किया गया है। वर्तमान में 394 क्लस्टर हैं और आगे 5000 क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्तमान चीनी उत्पादन वर्ष 2020-21 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन 260 लाख मीट्रिक टन की घरेलू खपत के मुकाबले 310 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अभी तक घरेलू चीनी मिलों द्वारा 222 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है। चीनी के अधिशेष स्टॉक को खाली करने के लिए सरकार ने चीनी के सीजन के दौरान निर्यात के लिए 60 लाख मीट्रिक टन का मिलों के हिसाब से निर्यात कोटा आवंटित किया है। इसके अलावा सरकार चीनी मिलों को गन्ने के रस, चीनी सिरप और गुड़ से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि अतिरिक्त चीनी को डायवर्ट किया जा सके। चीनी मिलों को अतिरिक्त चीनी निकालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने तमाम फीड स्टॉक से इथेनॉल की पारिश्रमिक कीमत भी तय की है। खेती किसानी का क्षेत्र अब नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए प्रयोगों के दम पर नई कहानियां लिख रहा है।
नासिक में हाइब्रिड गोभी एक ऐसी किस्म के रूप में सामने आई है जो न सिर्फ अपने अलग रंगों के लिए बल्कि बेहद पौष्टिक तत्वों के लिए भी लोगों के किचन में पहुंच रही है। आइए आपको मिलवाते हैं हाइब्रिड गोभी की पैदावार करने वाले खास किसान से। मालेगांव के एक छोटे से गांव दाबादी आधार बुद्रुक में महेंद्र निगम अक्सर खेती में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने अपने एक नए शोध में बैगन और पीले फूल उगाए। 42 साल के महेंद्र निगम ने करीब 40,000 में बीज खरीदा और अन्य फसलों के साथ साथ अपने खेत में इसकी बुआई की। शुद्ध जैविक उर्वरकों से केवल 2 महीने में लगभग 20,000 किलोग्राम फूल गोभी का उत्पादन किया। इस प्रकार के इस हाइब्रिड फसल को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। जाहिर है महेंद्र को इससे काफी मुनाफा हो रहा है। में पहली और देश में भी पहली है, एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और हर किसान को इसका अच्छा मुनाफा हो। मेरा देख के और भी किसान इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये और कॉमन फ्लावर से ब्रोकोली और नॉर्मल वाइट कॉलीफ्लावर से ये इसके औषधि गुण बहुत अच्छे हैं। इनके खेत में 2 तरह की फूलगोभी की पैदावार होती है। पहली वैलेंटिनो जो बैगनी रंग की है और दूसरे पीले रंग की कैरेटिना। अपने अनोखे रंग और पौष्टिक गुणों के कारण इन गोभियों की मांग बड़े शहरों में ज्यादा है। इसमें मौजूद एंथोसाइनिन के कारण ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी कैंसर के गुणों से युक्त है। इसमें विटामिन ए की मात्रा भी सामान्य फूलगोभी की तुलना में काफी ज्यादा है। मैंने ये सिंजेंटा कंपनी की 2 वैरायटी लगाई है, वैलेंटिनो और कोरेटिनो। कैरेटिनो ये वैरायटी पीले रंग में है और वैलेंटिनो ये वैरायटी जामुन कलर में है। तो ये दोनों वैरायटी मेरे खेत में 30 गुंठे क्षेत्र पे प्रायोगिक तत्व पे मैंने लगाई है और ये पूरी तरह सेंद्रीय बनाई है, बायोलॉजिकल की है मैंने पूरी तरह। और ये बायोलॉजिकल के लिए और वैरायटी से बहुत अच्छी है। इसमें रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होने के कारण ये मुझे बायोलॉजिकल करने में अधिक आसान हो गई। महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री ने भी हाइब्रिड फूल गोभी की इस नई किस्म के लिए इनकी तारीफ की। अपने अनुभवों और कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के जरिए महेंद्र निगम अपने साथी किसानों को भी ऐसी फसलें उगाने की सलाह देते हैं। कई किसान इनके खेत में आकर इनके प्रयोगों को समझने के लिए इनके पास भी आ रहे हैं। इनकी पहचान अब मालेगांव तालुका में एक प्रयोगात्मक किसान के रूप में हो गई है। नासिक से अनिल वैद्य के साथ रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों तक पहुंचता जल, आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ से अधिक परिवार को निश्चित नल के पानी का कनेक्शन। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद पेयजल आपूर्ति कार्य से प्रतिदिन लगभग 1 लाख कनेक्शन देना जारी रहा। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन देना है। 2024 तक लगभग 15.70 करोड़ परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन देना है लक्ष्य। इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन के बावजूद पेयजल की सप्लाई का काम जारी रहा। जल सप्लाई आवश्यक सेवाओं में आती है और एहतियात के साथ जल सप्लाई में प्रतिदिन 1 लाख कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3.77 करोड़ से अधिक परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया। 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में स्वच्छ जल मिलना शुरू हो गया है। 1/3 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी मिल रहा है। और अब खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें खेती कार्यों में निपुण बनाया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को समूह के लिए बैंक खाता खोलने और लेखा संधारण की भी जानकारी दी गई। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिहार के बेगूसराय में कृषि प्रौद्योगिकी अधिकरण एवं प्रबंधन द्वारा किसानों को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण से लेकर विपणन तक के कार्यों में निपुण बनाकर उनकी आमदनी को दोगुना कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में कृषक हित समूह के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चली इस कार्यशाला में सोयाबीन उत्पादन एवं प्रसंस्करण, जैविक सब्जी उत्पादन, टमाटर केचप का निर्माण, बकरी पालन, मत्स्य पालन और मशरूम उत्पादन एवं उसके प्रसंस्करण जैसे विषयों पर किसानों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी देकर क्षमतावर्धन किया गया। इसके अलावा किसानों को समूह के लिए बैंक खाता खोलने और लेखा संधारण की भी जानकारी दी गई। वाले को भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है जिससे वो धरातल तक पहुंचे। तो आप ग्रुप में बन चुके हैं, ग्रुप आपका बन चुका है, कुछ का देख रहे हैं, पासबुक भी रखा हुआ है, खाता भी खुला हुआ है और गवर्नमेंट बहुत सारे सपोर्ट आजकल एफपीओ तक भी हम लोग बना रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल में 10,000 एफपीओ बनाने का
ठीक है, तो वो पैसा भी डेडिकेट किया गया उस काम के लिए। प्रशिक्षक के तौर पर उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को वर्तमान परिवेश में सामूहिक खेती के फायदे बताए। कम से कम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कमोडिटी वाइज, जैसा कि हम आपको बताएं, अगर मत्स्य उत्पादक हैं तो अगर एक मछली उत्पादक हैं और जिले में हमारे जितने भी मछली उत्पादक हमारे हैं, तो सबका जब एक संगठन हो जाएगा तो हमारा एक मछली उत्पादक का प्लेटफॉर्म जिला का हो जाएगा। उसके बाद का क्या होगा कि राज्य स्तर पे उनको ये पता चलेगा कि बेगूसराय जिले में ये किस्म की मछलियाँ उत्पादन और इतना वहाँ पे हमको बल्क में मिल सकता है। बाहर से जो जैसे कि हमारे बिहार प्रदेश में दूसरे राज्य से मछलियाँ आती हैं, उनको पता नहीं है कि बेगूसराय में कितने सारे नस्ल की भी मछली का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से जब जैविक सब्जी का अमला मेरा संगठन बन जाएगा तो उनको पता चलेगा कि बेगूसराय जिले में जैविक सब्जी का इतना बल्क में उत्पादन हो रहा है। कृषि को फायदेमंद और मुनाफे का सौदा बनाना आज समय की मांग है। समूह का गठन कर कृषि उत्पादों का सही मूल्य किसानों को मिले, यही इस पहल का मकसद है। समूह बनाकर उत्पादन और विपणन करने से राज्य और देश स्तर पर उत्पादों की बिक्री होगी और किसान लाभान्वित होंगे। और चंबा जिले की कलहेल पंचायत के एक युवा मोहम्मद रफी ने मछली पालन का व्यवसाय चुना और आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यही नहीं, मोहम्मद रफी अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाया करती है। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है चंबा जिला के कलहेल पंचायत के एक युवा मोहम्मद रफी ने। मोहम्मद रफी को 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद जब रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए उन्होंने 3 टैंक स्थापित किए जिसमें स्वच्छ पानी पहुंचाया गया। मोहम्मद रफी ने बताया कि उन्होंने कुल्लू के पतली कूहल से ट्राउट फिश का बीज लाया। यह मछली बाजार में 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जिससे वे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। मैंने जो कारोबार चुना है वो मछली पालन का है। शुरू में हमने जो है 3 टैंक बनाए। देखा तो हमने जो बीज था ट्राउट फिश पतली कुल से लाए, कुल्लू से, जिन्हें पालने के बाद उन्हें बाज़ार में बेचा गया। तो इसका बेचने के बाद हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। बाज़ार में जो है इसका रेट हम यहाँ से 600 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं। इन्हें जो पालने का तरीका, इन्हें साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए और ठंडे पानी में होते हैं। जो हमारा एरिया है कलहेल पंचायत का जो एरिया है, यहाँ जो है ट्राउट फिश अच्छी तरह से इसका पालन हो सकता है। यही नहीं, अन्य बेरोजगार युवा भी मोहम्मद रफी से खुद का कारोबार शुरू करने की प्रेरणा ले रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जब उन्होंने मोहम्मद रफी द्वारा तैयार किए गए स्ट्रक्चर को देखा तो उनमें भी कुछ करने की चाह जगी है। हम यहाँ कलहेल में आए थे। ये मोहम्मद रफ़ी जो है लड़का, ये ट्राउट फिश का काम करता है और हम यहाँ देखने आए कि किस तरह से इस लड़के ने जो है इस कार्य को अंजाम दिया है। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि सबसे पहले इस लड़के ने यहाँ पे टैंक जो हैं वो तैयार किए। टैंक तैयार होने के बाद इन्होंने जो है साफ़ सुथरा पानी की जो सप्लाई थी वो टैंक के लिए चालू की। उसके बाद इन्होंने जो है कुल्लू से जो है वो मछली का जो ट्राउट फिश होती है उसका बीज लाया। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि एक बेरोज़गार युवा ने इतनी अच्छी पहल की है और मैं तो चाहता हूँ कि हम जैसे जितने भी बेरोज़गार युवा हैं इस कार्य के लिए जो है आगे आए। कोरोना काल में जिससे आर्थिक मंदी के इस दौर से आसानी से पार पाया जा सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। चावल की स्वदेशी किस्मों को कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जा रहा है बढ़ावा। 10,000 से अधिक किसानों के खेतों में 574 देसी किस्मों का किया गया प्रचार और परीक्षण। 300 चयनित चावल किस्मों का पोषण, प्रोफाइलिंग, बाजार लिंकेज किया गया। इस परियोजना के माध्यम से किसानों की बेहतरी का प्रयास। ICAR द्वारा 105 किलोवाट क्षमता की कृषि वोल्टीय प्रणाली की गई विकसित। कुसुम योजना के तहत कृषि वोल्टीय प्रणाली की स्थापना का है प्रावधान। एक ही भूमि के एक साथ बिजली उत्पादन पर जोर। नकदी फसलों के बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद।
फरवरी 2021 तक घरेलू चीनी मिलों द्वारा 222 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन, घरेलू खपत के मुकाबले 310 लाख मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन होने का है अनुमान। चीनी मिलों द्वारा अतिरिक्त चीनी निकालने के प्रोत्साहन के लिए इथेनॉल की पारिश्रमिक कीमत की गई तय। और जल जीवन मिशन के तहत 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिया गया नल के पानी का कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ से अधिक परिवार को निश्चित नल के पानी का मिला कनेक्शन। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद पेयजल आपूर्ति कार्य से प्रतिदिन लगभग 1 लाख कनेक्शन देना रहा जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।